हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। आज हम बात करने जा रहे हैं कोविन पोर्टल के डेटा लीक के बारे में। हाल ही में एक न्यूज आती है कि पुलिस ने बिहार से एक माइनर को और एक और पर्सन को डिटेन किया है एंड इट इज रिगार्डिंग द कोविन पोर्टल डेटा ब्रीच। अब कुछ ही टाइम पहले एक टेलीग्राम ग्रुप है हैक फॉर लर्न, इस पे कोविन पोर्टल का डेटा लीक किया जाता है और ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये कोविन पोर्टल का डेटा है और कोविन पोर्टल को हैक करके उससे जो डेटा मिला है वो ये सारा डेटा है। अब इस डेटा में आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, इनफैक्ट जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी भी डिटेल्स तक अवेलेबल थी। आइए अब इसे डिटेल से समझते हैं कि क्या है ये मैटर और क्या डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं इंडिया में। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट रेस्पॉन्स की। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये डेटा लीकेज सच में हुआ होता तो गवर्नमेंट को इस चीज की खबर लग गई होती। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसे डिनाई किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि ये किसी लोकल लेवल पे किसी वर्कर से या किसी वर्कर के थ्रू जो डेटा एक्सेस किया गया था ये वो सारा डेटा है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। सेकेंडली, इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी कि सर्ट इंडिया, ये हाल फिलहाल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रिव्यू कर रही है। लास्टली, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यह कहा कि जो कोविन पोर्टल है उसका डेटा डायरेक्टली ब्रीच नहीं किया गया है। अब कोविन पोर्टल की अगर हम बात करें तो कोविन पोर्टल बेसिकली कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल एंड मेक्स इट कोविन पोर्टल। अब कोविड यानी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन हैं उसके लिए इस पोर्टल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। रीजन बीइंग जो भी वैक्सीनेशन के डोजेस बुक करना, सेंटर बुक करना, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करना, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, काफी मल्टीपर्पज यूज थे इस पर्टिकुलर पोर्टल के। तो बेसिकली अगर इसकी डिटेल में बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट का क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है रिगार्डिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। इसमें रियल टाइम बेसिस में मॉनिटरिंग होती थी रिगार्डिंग द वैक्सीन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन सप्लाई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओन करती है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। This portal is basically extension of electronic vaccination intelligence network. The platform is microservices based, as in multiple services are being provided in this platform. Example के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बुक करना, कौन सी वैक्सीन चाहिए वो बुक करना, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना, तो ये सारी जो चीजें हैं काफी सारी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये पोर्टल। अब इस पोर्टल का अगर सिग्निफिकेंस देखें तो इट इज अ हेल्थ रजिस्टर स्टाइल टाइप प्लेटफॉर्म, यानी कि आप यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन आपकी कब हुई, नेक्स्ट डोज कब लगना है, इसके बाद अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सारी चीजें आप यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्टल पे देख सकते हैं। काफी वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा कि कौन सी वैक्सीन कब डोज लेना है, कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे अवेलेबल है। और काफी सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और डेटा को एक्सचेंज करती हैं, जैसे कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी। अब ये एक्चुअल में एक अलग स्ट्रीम है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी कौन बताएगा, कौन सी अलॉट हुई है, कौन सी खत्म होने वाली, कितनी यूज हो चुकी है, वो एक अलग सिनेरियो है। किसने बुक की और कितनी बुकिंग्स हुई हैं और कितने लोग आए कितने नहीं आए, वो एक अलग स्ट्रीम है। तो इन्हें कंबाइन करके और डेटा एक्सचेंज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और वो फाइनली पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रीम्स एक साथ काम करती हैं इस पोर्टल पे। अब अगर हम इससे पहले की बात करें, क्या इससे पहले भी कोविन ब्रीच के जो न्यूज थी वो आई थी और ऐसे एलिगेशंस आए थे कि कोविड पोर्टल का डेटा लीक हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। जनवरी 2022 एज वेल एज दिसंबर 2022 दो बार ऑलरेडी ये न्यूज आ चुकी है कि कोविन पोर्टल का डेटा लीक हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2022 की। यहाँ पे कुछ 1000 लोगों के कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स लीक किए गए थे और उनके उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स भी थी। इसके बाद दिसंबर 2022 के लीक की बात करें तो यहाँ पे ऐसा क्लेम किया गया था एक ईरानियन हैकर के द्वारा कि कोविन पोर्टल का काफी सारा डेटा इस हैकर के पास में है। हालांकि ये कितना सही था और कितना नहीं ये पता नहीं चल सका, बट ऐसे क्लेम्स पहले भी किए जा चुके हैं, ऐसी न्यूज पहले भी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि ये लीकेज होता कैसे, बेसिकली कैसे पॉसिबल है कि एक सर्टेन लाइक वेबसाइट को या एक सर्टेन पोर्टल को हैक कर लिया जाए और उसका डेटा लीक कर दिया जाए। तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है, जैसा कि हमने देखा ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है। अब क्लाउड बेस्ड सर्विस में यहाँ पे जो क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो है AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विस। AWS इज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली ये आपको सर्वर्स एज वेल एज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग योर जो भी आपको डेटा सेव करना है, डेटाबेस बनाना है उसके लिए।
अब कई बार होता क्या है कि आप अपना फिजिकल सर्वर और फिजिकल डेटाबेस बहुत बड़े लेवल पे ओन नहीं करना चाहते हैं। उस केस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल आता है, और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है ना, वो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली सर्वर एज वेल एज डेटाबेस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी के लिए स्टैंड लेते हैं और वो इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन किसी भी तरह का ऐप का अगर कोई फॉल्ट होता है या डेटाबेस का अगर कोई इशू होता है तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर उनके यहाँ से डेटा किसी एरर की वजह से लीक हो जाता है तो दे डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पर भी काफी सारे इश्यूज होते हैं, हम डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो सिस्टम के वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, ये वीकेस्ट लिंक होते हैं और यहाँ बहुत इजीली हैकर्स को एक स्पेस मिल जाता है डेटाबेस में घुसने के लिए। ये भी एक इशू है। अब पास्ट लीक्स की अगर हम बात करें तो पास्ट लीक्स में जितने भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, सभी ने बेसिकली ह्यूमन एरर की बात आगे रखी है। सबके अकॉर्डिंग किसी ह्यूमन एरर की वजह से और कोई फायरवॉल का कुछ इशू आने की वजह से, मतलब जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है, ह्यूमन एरर की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ इशू आता है और हैकर्स को मौका मिल जाता है डेटाबेस में घुसने का। इनका कहना ये रहा है। इसके बाद अगर सिस्टम का कोई इशू आता है तो उसके लिए कई बार ऐप भी रिस्पॉन्सिबल होता है। होता क्या है कि ऐप जो होता है थर्ड पार्टी बनाती है कई बार, और जब थर्ड पार्टी डेवलप करती है ना किसी ऐप को, तो उस केस में कई बार बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है या फिर प्राइवेसी अरेंजमेंट जो है वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, अवॉइड कर दिए जाते हैं, और वो डेलिबरेट नहीं होते हैं। रीजन बीइंग, आप एक गवर्नमेंट पोर्टल का डेटा या फिर आप गवर्नमेंट डेटाबेस को हैक करना और उसे लीक करना, तो आप समझ सकते हैं कि डार्क वेब वगैरह पे इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बहुत इजीली डेटा को सेल कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब एक थर्ड पार्टी ऐप डेवलप करती है तो वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पे फोकस ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐप काम करना चाहिए, दैट्स इट। वो डेटाबेस या फिर डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसलिए भी नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी डेवलप कर रही है और अगर वो कोई नॉर्मल सा फर्म है तो वो बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेंसिव या फिर मतलब होता है ना सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी में बहुत कोडिंग थोड़ी अलग हो जाएगी और थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा चीजों को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है ना। और थर्ड पार्टी वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहती है यहाँ पे। सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट की है ना। तो अगर उन्हें अपना ऐप बना के सेल करना है तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर वैसे भी फोकस नहीं करेंगे। अब अगर हम रीसेंट डेटा लीक्स की बात करें तो ये पहली बार मतलब हम नहीं सुन रहे हैं न्यूज में कि भाई डेटा लीक हो गया इतने बड़े लेवल पे, ठीक है, जो कि अभी इसको वेरीफाई करना बाकी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस बार भी डेटा लीक जो हुआ है, ये डेटा लीक प्रॉपर कोविन पोर्टल के हैक करने से नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इस बार का जो डेटा लीक क्लेम किया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई लोकल लेवल पे किसी हेल्थ वर्कर के टच में होगा, वहां से थोड़ा मोड़ा डेटा का एक्सेस होगा, वो लीक कर दिया गया है बेसिकली। और प्रॉपर पोर्टल को, कोविन पोर्टल को हैक करके डेटा लीक नहीं हुआ है। ये जो क्लेम है ये डुबियस है। बट हम ये देखेंगे कि इंडिया में आज से पहले जो सबसे बड़े डेटा लीक्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये जेन्युइन हुए थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब इन्हें वेरीफाई भी किया जा चुका है, न्यूज में भी आ चुके हैं। अक्टूबर 2022 में कार्ड्स यानी कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का डेटा लीक किया गया था। काफी बड़े बड़े बैंक्स के भी इसमें कार्ड शामिल हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई। ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन कार्ड्स का डेटा लीक किया गया था, इंक्लूडिंग द कार्ड नंबर एज वेल एज पर्सनल डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें इस डेटा लीक में लीक कर दी गई थी। सेकेंडली आता है डोमिनोज इंडिया का डेटा। ऑलमोस्ट 180 मिलियन ऑर्डर्स का डेटा लीक किया जा चुका था और इसमें पर्सनल डिटेल्स एज वेल एज कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, काफी कुछ था, नंबर्स, और जितने भी आपने डोमिनोज पर ऑर्डर प्लेस किए हैं उन सबकी डिटेल्स थी इस वाले डेटा लीक में। ये मई 2021 में किया गया था। इसके बाद आते हैं एयर इंडिया के डेटा लीक पर। मई 2021 में एयर इंडिया का ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन कस्टमर्स का डेटा लीक किया गया था। इसमें उनकी पर्सनल डिटेल्स थी एज वेल एज उनकी ट्रिप्स और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स भी थी। देन बिग बास्केट, नवंबर 2020, बिग बास्केट के ऑलमोस्ट 180 मिलियन ऑर्डर्स का डेटा लीक हुआ था और इसमें जो भी कस्टमर्स थे उनकी पर्सनल डिटेल, उनके पासवर्ड्स और बेसिकली जो भी उनका अकाउंट का पासवर्ड और हैशटैग्स वगैरह, काफी सारी चीजें इसमें थी। तो ये हमने बात की इंडिया के अभी तक के जो बिगेस्ट डेटा लीक्स थे वो उन पे। अब आते हैं डेटा प्रोटेक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेटा लीक हो रहा है तो डेटा प्रोटेक्शन भी तो करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो डेली बेसिस पे डेटा लीक ही होता रहेगा। अब डेटा प्रोटेक्शन की क्या अभी डिमांड है और किस लेवल पे इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन है, उसे हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन होता क्या है।
अब अगर कोई भी आपका डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या उसके पास राइट है कलेक्ट करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर पा रहा है क्या वो उसे कॉन्फिडेंशियल रख पाएगा। थर्ड थिंग, क्या उनके खुद के जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनके खुद के जो सिक्योरिटी बिल्टअप्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि डेटा में कोई इशू नहीं आएगा, वो डेटा लीक नहीं होगा। एंड लास्टली, जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है क्या इसकी गारंटी है कि वो आपका डेटा मिसयूज नहीं करेगा या नहीं होने देगा। बस यही है बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि आप जहां पर अपना डेटा देना चाहें, अपनी पर्सनल डिटेल्स देना चाहें, आप दे दें, अपनी मर्जी से दें, और अगर आप चाहें तो आप उसे डिलीट करवा दें। और अगर आपने डेटा दिया है तो ये सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने भी आपका डेटा कलेक्ट किया है, कि आपका डेटा सेफ रखे और आपके बिना मर्जी के उस डेटा का कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन यूज ना कर सके। यही है बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा प्रोटेक्शन की अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, इस चीज की गारंटी उन्हें लेनी पड़ेगी कि वो आपका डेटा मिसयूज नहीं होने देंगे या किसी थर्ड पार्टी को बिना आपके कंसेंट के ये डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली आता है इंटीग्रिटी। ये खुद भी, जो भी आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये खुद भी तो उसे मिसयूज ना करें, ये भी एक इंटीग्रिटी पे सवाल होगा नहीं तो। लास्टली अवेलेबिलिटी। अब जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसकी अगर जरूरत पड़ती है तो वो इंस्टेंट अवेलेबल भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम कोविन पोर्टल का ले लें, तो आज आपका डेटा कोविन पोर्टल पे कलेक्ट कर लिया गया। आप अगर आज से 5 साल बाद भी देखना चाहें कि आपने किस डेट पे कौन से वैक्सीनेशन सेंटर में अपना वैक्सीनेशन कराया था, तो वो इंस्टेंट अवेलेबल होना चाहिए ना, अदरवाइज कलेक्शन का फायदा ही क्या है, कलेक्शन का फिर पॉइंट ही क्या है। अब अगर हम इसकी नीड की बात करें कि इंडिया में इसकी क्या जरूरत है और क्यों जरूरी है डेटा प्रोटेक्शन और उससे रिलेटेड लॉज, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिया, अ डेटा ड्रिवन कंट्री। अब आप ये एक डेटा दिखेंगे यहाँ पे, इंडिया में रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 690 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। 690 मिलियन से भी ज्यादा, अ बिग इनफ डेटा। लाइक अगर आप इसे देखेंगे तो more than 60% of our population is already present on the internet, is already using the internet. अब इस मास लेवल पे अगर लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत हाई होगा। और अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस हाई है और लोग डिफरेंट ऐप्स को यूज कर रहे हैं तो काफी मैसिव डेटा, पर्सनल डेटा जनरेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े लेवल पे डेटा जनरेट हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन की बात तो आनी ही चाहिए ना। अगर उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो मिस यूज किया जा सकता है कल दिन को, और अगर उसे मिस यूज किया गया तो कितने बड़े प्रॉब्लम्स और क्या रिपरकशंस होंगे ये हमें पता भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा नीड है, जब इतने मैसिव लेवल पे डेटा डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है और जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं और जो भी लोग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हैं, बहुत ज्यादा डेटा बन रहा है, मतलब डेली क्रिएट हो रहा है बेसिकली। तो ऐसे केस में डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, यंगर जनरेशन इन द डेटा। अब यंगर जनरेशन एज वी नो इज मच मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और जो भी इंटरनेट यूजर्स हैं अराउंड 30% ऑफ देम आर लाइक लेस देन 25 years of age। तो ऐसे केस में यंगर जनरेशन का डेटा सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यंगर जनरेशन का डेटा बहुत इजीली मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करके अपने अकाउंट्स को प्राइवेट नहीं रखते हैं, तो उनकी बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, उनकी ट्रैवलिंग डिटेल्स, आउटिंग की डिटेल्स, इट्स डैम इजी, उसे आप इजीली किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से ले सकते हैं। तो अब डेटा प्रोटेक्शन अगर नहीं होगा तो उसका मिसयूज भी तो किया जा सकता है ना। देन रिस्क रिगार्डिंग इंडिविजुअल डेटा, एज वी डिस्कस्ड, इंडिविजुअल डेटा अगर कोई मिसयूज कर लेगा तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। देन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब जब इतना सारा पर्सनल डेटा अवेलेबल है तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी तो बहुत इजी हो जाएंगे ना। जैसे आप देखते होंगे आजकल फोन पे या पेटीएम पे कॉल आते हैं, क्यों? मतलब आपका फोन पे और पेटीएम पे नेम और नंबर दोनों आ जाता है, अगर आप नंबर डालेंगे तो नाम भी आ जाएगा साथ के साथ। तो कोई भी थर्ड पर्सन जिसके पास सिर्फ आपका मोबाइल नंबर है उसे आपका नाम ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा, और हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट की आखिरी की 4 डिजिट्स भी वहां फ्लैश कर जाए। तो कोई भी, मतलब होता है ना, इस तरीके से एक फाइनेंशियल फ्रॉड भी तो कर सकता है ना। आपको कॉल करके बोलेगा अरे आप ये बोल रहे हैं XYZ और आपको वो पैसे ट्रांसफर करवाने थे, या ऐसा था वैसा था। किसी भी तरह का फ्रॉड करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे यूज करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी तो बहुत इजी हो जाएगा ना इन दैट केस। लास्टली, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। अब अगर बहुत बड़े लेवल पे डेटा जनरेट होता है और अगर वो गलत हाथों में पड़ जाता है तो लोगों का डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज मार्जिनलाइजेशन भी तो पॉसिबल है ना। तो ये भी एक इशू है। अब डेटा प्रोटेक्शन अगर हम रेजीम की बात करते हैं तो पुट्टास्वामी केस 2017 में यहाँ पे ये जजमेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये वर्डिक्ट दिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट
एंड इट इज अंडर राइट टू लाइफ। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की अगर हम बात करें डेटा प्रोटेक्शन की, तो सबसे पहले आता है आईटी एक्ट 2000, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है उसके प्रोटेक्शन की बात करता है ये। सेकंड आता है आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। अब बेसिकली जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके वजह से अगर डेटा लीक होता है तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यही था इस अमेंडमेंट में, एक आर्टिकल ऐड किया गया था 43A। देन आईटी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स। तो ये हाल फिलहाल में जो एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन वो सिर्फ ये 3 हैं। अब हम ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल की अगर बात करें जो 2022 में आया है, तो ये बिल बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने की बात करता है, यानी कि ग्लोबली स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन और यूएस में जिस लेवल का डेटा प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं प्रेजेंटली, ये ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल डेटा प्रोटेक्शन को उस पर्टिकुलर लेवल पे ले जाने की बात करता है। अब हाइलाइट्स अगर हम देख लें तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन की बात की जाती है, और डिजिटल डेटा जो पर्सनल डेटा है वो चाहे ऑनलाइन कलेक्ट किया गया हो चाहे ऑफलाइन कलेक्ट किया गया हो, उसके प्रोसेसिंग अगर कहीं भी हो रही है तो ये बिल उस पर, मतलब ये लॉ बेसिकली इफ अगर ये बिल लॉ में कन्वर्ट होता है तो ये उस पर एप्लीकेबल होगा। देन ये ऐसे डेटा पर भी एप्लीकेबल होगा जो इंडिया के बाहर प्रोसेस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो इंडियंस को या फिर इंडिया में रहने वाले इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। लास्टली, पर्सनल डेटा किसी के कंसेंट के बाद ही उसे कलेक्ट किया जा सकता है, और अगर अगले ने अपना कंसेंट वापस ले लिया तो उसे डिलीट भी करना पड़ेगा। देन एक्यूरेसी एज वेल एज सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली डेटा फिड्यूशियरीज की रहेगी। डेटा फिड्यूशियरीज बेसिकली जिसके पास भी आपका डेटा है और उन्होंने अगर अपने डेटाबेस में उसे सेव किया है वही है डेटा फिड्यूशियरीज। इसके बाद इंडिविजुअल्स के पास में और भी राइट्स होंगे, जैसे राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, right to correct their information as well as right to erase along with the grievance redressal। अगर आपको लगता है कि कोई भी fiduciary आपका डेटा डिलीट नहीं कर रहा है, you can directly approach to the data protection board for the grievance redressal। अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसे यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल। अगर किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस देखने को मिलता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। हालांकि यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि यूनियन गवर्नमेंट एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द बिल। मतलब जो प्रोविजंस इस बिल में प्रोवाइडेड है रिगार्डिंग द डेटा प्रोटेक्शन, फ्यू गवर्नमेंट एजेंसीज विल बी एग्जेम्प्ट, और ये एग्जेम्प्ट करेगी यूनियन गवर्नमेंट। और यहाँ पर सिर्फ उसी केस में एग्जेम्पशन मिलेगी जब कोई भी इशू नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर या फिर प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस से रिलेटेड हो, तब ही ओनली इन दीज 3 केसेस गवर्नमेंट एजेंसीज विल बी एग्जेम्प्टेड टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ दिस बिल। तो ये हमने बात की ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, और जाना कि कोविन का जो रिसेंट न्यूज आया था, हालांकि वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल नहीं है, गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाई किया है, और हमने देखा कि पास्ट में इंडिया में कौन कौन से बड़े डेटा लीकेजेस हो चुके हैं। ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।